घटना का संबंध मेरे पिताजी से और शहरों से भी। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी। पिताजी तब 55 साल के हुए थे, दुबला शरीर, सर के बाल मक्के के धुएं की तरह सफेद, ऐसा लगता था जैसे सर पे रुई की टोकरी रखी हुई हो। पिताजी सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम थे, लेकिन जब बोलते तो हमें बड़ी राहत मिलती। ऐसा लगता कि जैसे बहुत देर से रुकी हुई सांस बाहर निकल रही। पिताजी हम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन हम जानते थे कि संसार के सारे ज्ञान की तिजोरी उनके पास है। हम जानते हैं कि संसार की सारी भाषाएं बोलना वे जानते थे। हमारी तरह यह बात दुनिया भी जानती थी और इसी कारण उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती थी। हमें उनकी संतान होने का गर्व था। कभी कभी, हालांकि ये साल में एक आध बार ही होता था, पिताजी हम बच्चों को टहलाने के लिए बाहर ले जाया करते थे। जाने से पहले वो पान मुंह में रख लिया करते। मुंह में पान रखने के बाद वे कभी कुछ बोलते नहीं थे। इस बीच मेरी बहन अगर कोई सवाल पूछती तो मैं उन सवालों का जवाब दे दिया करता ताकि पिताजी को बोलना नहीं पड़े। वैसे ये काम बहुत ही जोखिम भरा था, मुश्किल था, क्योंकि अगर जवाब गलत हो गया पिताजी को बोलना पड़ जाएगा और बोलने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। एक तो पान की पीक बाहर निकालनी पड़ती और दूसरी है कि जिस दुनिया में वो उस समय रह रहे होते थे उस दुनिया से इस दुनिया में आने में एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती है। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात नहीं होती थी, जैसे वो यही पूछ लेती कि भैया वो उस डाल पे बैठी हुई चिड़िया का नाम क्या है। मैं फौरन ही जवाब दे देता, क्योंकि मैं सारी चिड़ियों को जानता था। अरे वो नीलकंठ है, दशहरे के बाद उसे जरूर देखना चाहिए। हाँ, मेरी और मेरी माँ की पूरी कोशिश होती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। हमारे लिए वो दुनिया बहुत ही रहस्यपूर्ण थी, लेकिन ये भी बात है पिताजी ने उसी दुनिया में रहते हुए निकाला था। बात जब मेरे स्कूल की फीस की आई तो पहले तो पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे और उस वक्त हमारे घर का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था। हम लोग बस एक लोटे में पानी पीते थे। माँ को लगा कि पिताजी शायद फीस की बात भूल गए हैं या फिर इस समस्या का कोई हल नहीं है उनके पास। लेकिन तीसरे दिन पिताजी ने एक पत्र लिफाफे में रखकर दिया और मुझे शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर पंत ने पहले मुझे शरबत पिलाई, उसके बाद अपने बेटे से परिचय करवाया और 100 के 3 नोट लिफाफे में रखकर मुझे दे दी। पिताजी के साथ रहना एक ऐसा था अनुभव कि हम जैसे एक मजबूत किले में रहते हैं। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी थी, जिसकी बुर्जें ऊंची थी और जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई थी। और वो किला हर बाहरी हमले के प्रति अभेद्य था। हाँ, लेकिन उस दिन जब पिताजी घर लौटे तो उनके टखने पे पट्टी बंधी हुई थी। साथ में आए लोगों ने बताया कि पिताजी को तिरिछ ने काटा था। तिरिछ के काटने के बाद किसी भी आदमी का बचना नामुमकिन है। शाम होते होते लालटेन की मटमैली रोशनी में गांव के और भी लोग आ गए। उन्हीं के बीच पिताजी आंगन में जमीन पर बैठे थे। बाद में चटुआ नाई आया
जो अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। मैंने भी एक बार तिरिछ को देखा था। गांव के पास जो तालाब है और जहां चट्टानों का ढेर है, उसी चट्टानों की ढेर में से गर्म दोपहरी में तिरिछ तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। मेरे साथ मेरा दोस्त थानू था। थानू ने मुझे बताया कि वो देखो तिरिछ। हाँ, वही। अरे तिरिछ, इसका जहर काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। नाग तो इंसान को तब काटता है जब इंसान का पैर उस पर पड़ जाए या इंसान उसे तंग करे, लेकिन तिरिछ तो बस नजर मिलते ही इंसान के पीछे दौड़ता है। हाँ, तिरिछ से बचने का बस एक ही उपाय है। कभी भी तिरिछ को देखो तो सीधे सीधे मत दौड़ो, गोल मोल टेढ़ा मेढ़ा दौड़ो। इससे होगा क्या? जहां तक इंसान ने सीधी दौड़ लगाई होगी तिरिछ आएगा, लेकिन जहां से इंसान ने गोल मोल दौड़ लगाई होगी तिरिछ भटक जाएगा। दरअसल होता यह है कि इंसान जब चलता या दौड़ता है तो केवल अपने पैरों के निशान ही नहीं, अपने पैरों की गंध भी छोड़ता है। तिरिछ उसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने मुझे एक बात और बताई थी कि तिरिछ जब किसी इंसान को काटता है तो वो दूर कहीं जाकर पेशाब करता है और उस पेशाब में लौटने लगता है। अगर इंसान ने उस पेशाब में लौटने से पहले किसी नदी या कुएं में डुबकी नहीं लगाई तो तिरिछ के जहर से बचना नामुमकिन है। तिरिछ के काटने के फौरन बाद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए। हाँ, थानू ने मुझे एक बात और बताई, कभी भी तिरिछ को देखो तो उससे नजरें मत मिलाओ। हाँ, एक बार अगर आंखें मिल गई तो फिर तो आप पूरी पृथ्वी का ही चक्कर क्यों ना लगा ले, वो आपके पीछे पीछे आएगा। मेरे इस दो स्वप्न के दो ही थे, एक तो वो हाथी और दूसरा तिरिछ। हाथी से तो मैं किसी भी तरह बच जाता, किसी ऊंची जगह पे चढ़ जाता या किसी पेड़ की डाली पे बैठ जाता, लेकिन तिरिछ, ओफ, तिरिछ के सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में फंस जाता था। मैं उसे चकमा देने की 1000 कोशिश करता, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता था। तिरिछ मुझे मेरा एक ऐसा चिर परिचित शत्रु लगता है जिसे मेरे दिमाग में उठने वाले हर विचार के बारे में पता है। पहले मैं सीधा सीधा घूमता, गोल मोल दौड़ता और फिर भी तिरिछ मेरे पीछे आ जाता। ओफ, ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वो तिरिछ किसी चट्टान की दरार में या किसी इमारत के पिछवाड़े में कहीं झाड़ी में मिले। अरे वो मैं तो कहीं भी जा रहा होता था, वो तिरिछ मेरे सामने टकरा जाता था। सिनेमा हॉल में, बाजार में, मेरे घर के कमरे में, यहां तक कि इस ऑडिटोरियम में भी मुझे तिरिछ दिख सकता है। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, मैं बेदम होने लगता, मेरे फेफड़े फूल जाते। ऐसा लगता कि जैसे मैं अपनी मृत्यु नहीं, तिरिछ द्वारा मेरी हत्या से बच ही नहीं सकता। हानू, मां, पिताजी, मां आती, मेरे माथे को सहलाती और मुझे रजाई में ढक देती। मां कहती कि तुम्हें नींद में चीखने की आदत है। अरे उन्हें मुझे जगा देना चाहिए था, और मैं फिर से उसी खौफनाक दुनिया में छोड़ दिया जाता, अकेला अपनी हत्या से बचने की कोशिश में जूझता, भागता, दौड़ता। वैसे धीरे धीरे मैंने अपने अनुभवों से यह जान लिया था कि ऐसे मौकों पे मेरा सबसे बड़ा अस्त्र मेरी आवाज है। आवाज के सहारे मैं इस सपने से जागने की कोशिश करता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये कि मुझे अपने इस अस्त्र की याद बिल्कुल उस समय आती जब वो तिरिछ मुझे बिल्कुल पा लेने को होता, मेरी मौत बिल्कुल मेरे करीब आ जाती। ओह,
ऐसा लगता है कि जैसे मेरे नीचे कोई ठोस आधार ही नहीं है। मैं हवा में तैर रहा हूं और बिल्कुल ठीक उसी नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती। आवाज। मैं जागने में कामयाब हो जाता। मां मुझसे पूछती कि क्या हुआ है, क्यों चीख रहे थे। मेरे पास ऐसी कोई भाषा, ऐसा कोई शब्द नहीं होता था कि मैं बिल्कुल ठीक ठीक वैसा ही बता पाऊं जो मेरे साथ होता था। बस बेचैनी, असमर्थता और असहायता के भाव से बस इतना ही कह पाता, अरे मां, एक बहुत ही डरावना सपना था, जाओ। मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरछ ने काटा है, लेकिन एक बात अच्छी हुई, पिताजी ने उस तिरछ को काटने के फौरन बाद ही मार डाला था। हम मैं निश्चिंत था, मुझे पिताजी की अब चिंता नहीं थी, मैं खुश था। एक तो यह कि मेरा चिर परिचित शत्रु मारा जा चुका है, और दूसरा यह कि पिताजी की जान को अब कोई खतरा नहीं। अब मैं सपने में कहीं भी सीटी बजाता हुआ घूम सकता है। अगले दिन सुबह सुबह पिताजी को अदालत में पेशी के लिए शहर जाना था। हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक सड़क थी जो शहर की ओर जाती थी। बमुश्किल 2-3 बसें चला करती थी शहर के लिए। गनीमत यह थी कि उस दिन एक ट्रैक्टर मिल गया जो पड़ोस के गांव से शहर की ओर निकला था। 2-3 घंटे में वो शहर पहुंच जाने वाला था, यानी कि अदालत खुलने से काफी पहले। ट्रैक्टर में तिरछ की बात निकली। पिताजी ने लोगों को बताया कि कल शाम उन्हें तिरछ ने काट लिया था। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार शर्मा भी थे। राम अवतार शर्मा ने कहा, माट साहब, ये तो आपने अच्छा किया कि आपने तिरछ को मार डाला, लेकिन जानते हैं ये तिरछवा के जहर की एक खासियत है, 24 घंटे के बाद अपना असर दिखाता है। तिरछ के जहर का यही करिश्मा। ट्रैक्टर में बैठे हुए अन्य लोगों ने भी पिताजी से कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने तिरछ को मार डाला, लेकिन केवल मारने के बाद उसे छोड़ नहीं देना चाहिए था, आपको उसे जला देना चाहिए था। लोगों का ऐसा मानना है कि कई जीव जंतु मरने के बाद भी दोबारा जी उठते हैं। उनका कहना है कि चांद की रोशनी में जो शीत होता है उसमें एक ऐसा अमृत है जिससे मृत जीव जंतु भी जी उठते हैं। कई बार देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ जानकर फेंक दिया गया हो, वो चांदनी की शीत पाकर दोबारा जी उठा है और अपने हत्यारे इंसान के पीछे बदला लेने की कोशिश करता है। ट्रैक्टर में बैठे लोग ट्रैक्टर से उतरिए और जाकर उस तिरछ को जला डालिए या किसी मिट्टी वगैरह में गाड़ दीजिए। पिताजी जानते थे कि ट्रैक्टर से उतरना नामुमकिन है। पिछली 2 पेशी में वो हाजिर नहीं हो पाए थे। इस बार भी अगर वकील मुकदमा लड़ने से इनकार कर गया और जज साहब वापस गांव में ले जाइए, रात में हो जाएंगे और फिर इसकी तरह से बच जाएंगे। तरीका ये है, जगत का निचोड़ इस सूत्र में विश्व की औषधि। तो अगर कहीं से भूखने का काढ़ा मिल जाए तो आप ब्रिज के बदल से बच जाएंगे और अदालत में भूखने का काढ़ा खुद से तैयार किया जाए। पड़ोस के गाँव सामंतपुर में ट्रैक्टर को रोका गया और वहां
का पौधा खोल निकाला गया, मसले का काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा खुला था, उसमें चाय के साथ मिलाकर पिला तो पिला गया। सब लोग निश्चित पिताजी को एक बहुत बड़े खतरे से बाहर निकालने की कोशिश की। इसके बारे में मुझे इसकी बात पता है। इस बात का संबंध साफ उस बात से है जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार। दरअसल इंसान जब इंसान की हत्या कर रहा होगा उस इंसान के चेहरे को अपनी आंखों में दर्ज करता है। बाद में कोई दूसरा बात आकर इंसान की आंखों में देखता है, उस इंसान का चेहरा फौरन पहचान लेता है। फिर सारे शाम उस इंसान को बदला लेने की क्या करते या दृश्य में भी पिताजी का चेहरा अपनी आंखों में दर्ज किया। सोच कर घूमता हमने नहीं, पिताजी ने ऐसी लापरवाही क्यों बरती? अरे उन्हें फौरन उस दृश्य को जला देना चाहिए था या कहीं मारकर काट देना चाहिए था। मेरे सामने उलझन और चुनौती ये थी, मैं इस जंगल में दृश्य को कैसे मैं शाम में अपने खानों के साथ जंगल की ओर टॉर्च लेकर खानों को मैंने बताया ये तो खान नहीं, ये मुझे देख रहा ना हाँ वो है रक्षा नाला जो गर्मियों में सूखा रहता है लेकिन बरसात में पानी से लबालब भर जाता है। वो और वो उठा चुका करके जिसमें मधुमक्खियों के छत्ते लगे और ये देखो चट्टानों का ढेर यहाँ यही इन चट्टानों की ढेर पे दिनेश की लाश पड़ी। खानों को देखा विश्वास नहीं हो रहा। मैंने फौरन डंडा उठाया और दिनेश की लाश पर जोर जोर से डंडे से वार करने लगा। देखा खानों दिनेश की लाश मेरे सामने पड़ी। मैंने फौरन दिया स्लाइड डाली, सूखे पत्ते इकट्ठे किए और दिनेश की लाश को जलाया। और मेरे मत्था गई इंसान से इंसान जब मैं इस जंगल को से पहचानता हूँ तो मैंने पहले इस पुलिस को मारने की कोशिश क्यों नहीं की? आज मेरा चित को मारा जा चुका है। मैं बेतहाशा खुश हूँ। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है जब ट्रैक्टर टोल टैक्स नाके के पास रुका। उसी ट्रैक्टर में बैठे हुए पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल ने बताया ट्रैक्टर से गिरने के बाद पिताजी उतरे और उन्होंने सर घूमने की शिकायत की। पिताजी कुछ परेशान, शायद अदालत जाने का रास्ता उनको पता है। पिताजी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी गांव की गलियां और पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी लेकिन शहर की सड़कों को भूल जाया। पिताजी शहर जाना ही नहीं चाहते। वे शहर जाना तब तक टालते रहते थे जब तक जरूरी न हो। कई बार ऐसा होता कि वे सामान लेकर
घर से शहर की ओर से निकलते, लेकिन वापस लौट आने पर हमसे झूठ बोलते कि बस छूट गई, लेकिन मुझे और मेरी माँ को पता होता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल पिताजी बस के पास जाते और बस जब छूटने को होती है तो कहीं दूर जाकर बैठ जाते पान खाने के लिए या पेशाब करने। बस जब रफ्तार उतर रही होती तो मैं झूठ मूठ तो दूर तक दौड़, और जब बस बिल्कुल निकल जाती होती तो पिताजी अफसोस और गुस्सा जारी करते हुए घर लौट आते और कहते कि बस तो छूट गई। जब मुझे और मेरी माँ को अच्छी तरह समझा था कि क्या हुआ। 10:10 से लेकर शाम के 7 बजे तक पिताजी के साथ क्या क्या हुआ, वे कहाँ कहाँ गए, इसकी कोई जानकारी नहीं। इस बीच उनके साथ कोई ऐसी घटना भी घटी होगी जिस पर किसी को ध्यान दिया होगा शायद। जब भी किसी की मृत्यु अस्वाभाविक ढंग से होती है तो कुछ ऐसी मिली जुली जानकारियां मिल जाती हैं, जैसे पिताजी के बारे में। 17 मई 1952, जैसा कि मास्टर नंदलाल ने बताया था, पिताजी ने गला सूखने की शिकायत। मेरे ख्याल से पिताजी किसी होटल में गए होंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक गिलास पानी होटल वाले से मांगा। पिछली गर्मियों में पिताजी ने बताया था कि जब उन्होंने होटल में जाकर एक गिलास पानी मांगा, होटल के स्टाफ ने मुझे बहुत ही अच्छी गाली दी। धोनी का समय हो गया है, आ रहा है खाली पानी पीने से, थकता है कि नहीं। पिताजी की हिम्मत नहीं हुई होगी तो मेरे एक गिलास पानी मांगा। बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे मेरे पिताजी। 10:10 से लेकर 11 बजे के बीच उन्होंने किसी से शहर में अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा। शायद उनके दिमाग में ये रहा होगा कि वे अदालत जाएंगे, वकील एमएस अग्रवाल से मिलेंगे और फिर 1 गिलास पानी पी लेंगे और फिर उस फ्रिज के काटने की बात बताते। अब उन्होंने किसी से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा। लोगों ने या तो जवाब नहीं दिया होगा या कुछ ऐसा जवाब दिया होगा जिसे पिताजी ठीक से समझ नहीं पाए। ऑफिस जाने का टाइम हो गया, पता ओ डार्लिंग, देखो ना ये बुढ़ा आदमी परेशान कर रहा है, कौन सी अदालत जाने की बात पूछ रहा है। पिताजी की हिम्मत नहीं हुई होगी दोबारा पता। शहर में ऐसा ही, शहर में ऐसा ही होता है ना, शहर में ऐसा ही होता है। 17 मई तपती गर्मी, खजूरे के काढ़े का असर, तिरिच के जहर का असर, 1 गिलास पानी, होटल वाले की गाली। मुझे तो लगता है कि पिताजी कई बार चक्कर खाकर गिर भी पड़े होंगे या बेहोश भी हो गए। 11 बजे के करीब पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे। बैंक के कैशियर ने बताया कि उस समय वो नोटों की गड्डियों में गुम था। पिताजी का चेहरा डरावना था, धूल से सना हुआ था। कैशियर ने बताया कि उसने जैसे ही अचानक सर उठाया सामने पिताजी, कैशियर डर गया। कैशियर का कहना था कि अगर वो 1 मिनट पहले भी पिताजी को अपनी ओर आते हुए देख लेता तो शायद वो इतना डरता नहीं। लेकिन हुआ ये कि उसने अचानक सर उठाया और सामने से पिताजी, वो डरकर चीख पड़ा और उसने सायरन बजा दी।
बैंक के बाकी कर्मचारी भी दौड़े थे। तब तक चौकीदार थापा पिताजी को पीटते हुए मेन गेट की तरफ ले जा रहा था। बैंक के ब्रांच मैनेजर ने कहा कि जब तक इसकी पूरी तलाशी न ले ली जाए इसे बैंक से बाहर न जाने दिया जाए। हालांकि उसी बैंक में काम करने वाले रामकृष्ण ने बताया कि पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। उनके होठों से खून बह रहा था, निचला होठ कटा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे चकते बने हुए थे। ऐसे चकते बाद में नीले या बैंगनी रंग के निशान में बदल जाते हैं। लेकिन बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बन्नू ने बताया कि नहीं, पिताजी शायद कुछ बोल रहे थे। शायद, वो शायद पर बहुत जोर दे रहा था। पिताजी शायद ऐसा कुछ बोल रहे थे कि बैंक के कर्मचारियों ने मेरे कागजात छीन लिए, मेरे रुपये पैसे वगैरह सब छीन लिए। लेकिन बन्नू कुछ भी दावे के साथ नहीं कर पा रहा था। शायद बैंक के कर्मचारियों के डर की वजह से उसका कहना था पिताजी की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। पंडित रामदास शर्मा का कहना है कि इसमें धतूरे के काढ़े का कोई हाथ नहीं है। अरे होली के दिनों में तो भांग के साथ धतूरे का काढ़ा किया ही जाता है। तब तो होली में किसी को ऐसे पागल होते हुए नहीं देखा गया। रामदास शर्मा का कहना है दो बातें हो सकती, या तो अब तिरिच के जहर ने काम करना शुरू कर दिया होगा, या बैंक के कर्मचारियों की पिटाई की वजह से उनके सर के पिछले हिस्से में कोई गहरी चोट लगी होगी जिससे उनका दिमाग सनक गया। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, क्या पिताजी ने दोबारा अदालत जाने की बात नहीं सोची होगी, या फिर शायद उनके दिमाग में ये रहा होगा कि जब कागजात भी छीन गए हों तो अब शहर में रहने से क्या मतलब वापस घर लौट आ जाए, या फिर शायद उन्होंने एक बार हिम्मत की होगी बैंक वापस जाने की, लेकिन जा नहीं पाए। 55 साल की उम्र, दुबला शरीर, पिटाई। जीवन में पहली बार मेरे पिताजी की पिटाई हुई। एक बजे के करीब पिताजी थाने में थे। थाने के एसएचओ ने बताया था कि हाँ, यही 1 बजे के आसपास का कोई समय रहा होगा जब पिताजी थाने में थे। लेकिन पिताजी जब थाने पहुंच गए तो उन्होंने थाने में जाकर कागजात को खो जाने की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? क्या अदालत जाने की बात उनके दिमाग में नहीं रही होती? रुपये पैसे गुम हो जाने की बात नहीं रही होगी दिमाग में? थाने में उस वक्त एसएचओ राघवेंद्र प्रसाद सिंह उस समय लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। राघवेंद्र प्रसाद सिंह की मिसेज ने आज लंच में पराठे और करेले की सब्जी ली। जैसे ही उन्होंने टिफिन खोला, करेले की सब्जी पे नजर गई। ओफ! करेला, फिर से करेला। साला 13 साल का वैवाहिक जीवन और बीवी को अब तक ये नहीं पता है कि पति को क्या पसंद है और क्या नापसंद। नापसंद इस हद तक कि उससे बिल्कुल घृणा हो जाए। करेला। एक तो करेले को देखकर पहले ही एसएचओ साहब का मुंह ऑफ था और इसी बीच पिताजी पे उनकी नजर जाती है। मूड ऑफ, इधर करेला, उधर पिताजी, खून से सने हुए, डरावना दिया। चीखते हुए राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, कौन है साला रे? खाना है तुझे? मातो जी का दलाल है, कोई मुंह उठा के चलाता है। उस समय गजानन शर्मा हवलदार की ड्यूटी खा रहे थे। गजानन, देखो कौन चला रहा है? लगता है कोई पागल भिखारी है या कोई शराबी है। यहाँ हटा उसको, हटा, बस। आज एसएचओ साहब बहुत ही अफसोस के साथ कहते हैं कि अगर उस वक्त उन्हें जरा भी अनुमान होता कि ये बदलेली गांव के एक मास्टर है तो कुछ देर उन्हें खाने नहीं दिखाया।
हवलदार गजाधर शर्मा का कहना है कि उस वक्त पिताजी की कोई पिटाई नहीं हुई। अरे उनकी गोली में तो पहले ही से खरोच के निशान थे, जिससे लग रहा था कि किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी होगी। एक बजे से लेकर 2 बजे के बीच पिताजी कहां कहां गए ठीक ठीक नहीं पता। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं कि 2 बजे तक पिताजी ने 1 गिलास पानी पिया भी होगा कि नहीं, या क्या वो शायद अपनी प्यास को ही भूल गए होंगे। होता है इस तरह का, दर्द की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इंसान अपनी प्यास को भी भूल जाता है। सोचकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा तनाव होता है। पिताजी उस समय से पूरे गाड़े के असर से नहीं, तेज के जहर से ही नहीं जूझ रहे। उस वक्त भी उनके दिमाग में हमारे मकान की चिंता रही। मौत के नशे के बावजूद हमारे मकान की चिंता बार बार सर उठा रही। या तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये बस एक सपना है, सपना टूटेगा सब ठीक हो जाएगा। दो बजे के करीब पिताजी को पाटलिपुत्रा कॉलोनी में देखा गया। पाटलिपुत्रा कॉलोनी शहर का सबसे संपन्न, शरीफ, इज्जतदार लोगों की कॉलोनी, जहां रिटायर्ड अफसर, रिटायर्ड तहसीलदार, पुलिस वाले, सर्राफा बाजार के व्यवसायी आदि इत्यादि लोग रहते हैं। आमतौर पर वो कॉलोनी शांत और घटना विहीन रहा करती है, लेकिन उस दिन उस कॉलोनी में घटना घटी, और घटना का संबंध किससे था? मेरे पिताजी। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि उस वक्त पिताजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पागल या कोई शराबी। कॉलोनी के लोगों ने बताया जब लड़के उन्हें ठेले मार रहे थे तो पिताजी गालियां दे रहे। रिटायर्ड तहसीलदार खपरियाल साहब ने बताया कि जब उन्होंने लड़कों को डांटा कि क्यों इस बूढ़े आदमी से ठेले चला रहे हो भाई, तो लड़कों ने बताया कि ये आदमी खड़े ये सर्राफ की बीवी के बुरी नजर डाल रहा था, हाँ उसे गालियां दे रहा था। खपरियाल साहब को गुस्सा आया और उन्होंने लड़कों की बात को सच मानकर वहां से निकल पड़े। बाद में पता चला कि उन्हें शाम में किसी की बर्थडे पार्टी में जाना था और उन्हें देर हो रही। मेरे पिताजी ने सर्राफ बीवी के बुरी नजर डाली। 10:10 पर टोल नाका, 11 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 बजे थाना, 2 बजे पाटलिपुत्रा कॉलोनी। कहां थाना, कहां स्टेट बैंक, कहां पाटलिपुत्रा कॉलोनी। इस बीच मेरे पिताजी ने अब तक 30 से 32 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ये सारी जगह ऐसी जगह हैं जो कि एक दिशा में नहीं है। वो स्टेट बैंक, वो पाटलिपुत्रा कॉलोनी। इस वक्त तक पिताजी की दिमागी हालत ऐसी हो गई कि वो किसी एक जगह, एक दिशा की ओर सोच कर नहीं चल रहे। दिमाग में चलने वाले उथल पुथल झटकों जैसे विचारों के वश में आकर वो बस किसी भी एक दिशा में चल पड़ते हैं। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि उस वक्त पिताजी के शरीर पर केवल एक पट्टेदार जांघिया था, तन के ऊपर
ऊपर कोई कपड़ा नहीं। पिताजी अपने जांघिया को अपने हाथों से पकड़कर कुछ यूं चल रहे। क्या पिताजी ने सचमुच सम्राट की बीवी को बुरी नजर से देखा? नहीं। अरे हुआ यह होगा कि पिताजी का हुलिया देखकर वो औरतें डर पड़ी होंगी। पिताजी तो उन औरतों के पास केवल इसलिए गए होंगे कि कोई अदालत जाने का रास्ता पूछ सके या फिर एक गिलास पानी मांग सके। लेकिन चूंकि उनका हुलिया इतना डरावना था कि औरतों की चीख निकल गई और लड़के उन्हें मारने के लिए आ पड़े। वो जगह पाटलिपुत्रा कॉलोनी से ज्यादा दूर नहीं है जहां पिताजी को सबसे ज्यादा चोटें आई। राजीव नगर। राजीव नगर में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले ने बताया कि उस वक्त पिताजी के पीछे पाटलिपुत्रा कॉलोनी से आए लड़कों का झुंड तो था ही, राजीव नगर कॉलोनी से भी कुछ लड़के उनके साथ मिल गए। होटल चलाने वाले स्टाफ ने बताया कि पिताजी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी ने भी लड़कों पे खेले मारने शुरू कर दिए थे और गालियां दे रहे थे बीच बीच में। पिताजी गालियां दे रहे होंगे? मैंने तो आज तक जीवन में कभी उन्हें गालियां देते हुए देखा। होटल के मालिक ने बताया कि पिताजी का निचला होठ कटा हुआ, बदन पर कपड़े नहीं। मुझे लगता है कि अब तक पिताजी को ये सारी घटनाएं झूठ और अवास्तविक लग रही हैं। उन्हें लग रहा होगा कि अरे क्या बकवास है यार, मुझे किसी तरीके ने कहा काटा है। अरे और ये धतूरे का काटा क्या बकवास है भाई, वो भी कोई तेली के खेत में से खोज कर। उन्हें लग रहा होगा कि भले उन पे कोई मुकदमा क्यों करेगा, उन्हें शहर आने की जरूरत क्यों है। होटल मालिक ने बताया कि ठेकेदार अरोड़ा के लड़के ने पिताजी के सर पे लोहे की रॉड सवार किया था। 55 साल की उम्र, दुबला शरीर, लोहे की रॉड, जीवन में पहली बार पिटाई। 55 साल की उम्र, दुबला शरीर, लोहे की रॉड, जीवन में पहली बार इस तरह पिटाई। इतनी पिटाई से तो कोई भी मर सकता है। मैं ये सोचकर एक अजीब सी राहत का अनुभव करता हूं कि पिताजी को तब तक शायद दर्द का एहसास ही नहीं रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि ये सब तो एक सपना है, सपने में कैसा दर्द। उन्हें लग रहा होगा कि वे अपनी आवाज के सहारे इस सपने से जाग जाएंगे। सुबह चटाई पर सोई हुई मेरी बहन को देखेंगे, मुझे देखेंगे, आंगन बहाती हुई मेरी मां को देखेंगे, गौरैयों का झुंड देखेंगे। बीच बीच में उन्हें अपने सपने पे बेहद हंसी भी आ रही। तिरेज धतूरे का काढ़ा। होटल मालिक ने बताया लड़कों का झुंड वहां पर तब तक टिका हुआ रहा जब तक पिताजी काफी देर तक वहां से हिले डुले नहीं। लड़कों के झुंड में से किसी ने आकर कहा, इस तरह देख, बुढ़वा जिंदा हो कि मर गए। अरे देखना, ससुरा चलते ही रहे, देख सारा। जब पिताजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो लड़कों का झुंड डर की वजह से वहां से निकल पड़ा। बाद में होटल मालिक ने भी अपने स्टाफ को कहा कि अरे पानी के छींटे मारते देख, जिंदा है कि मर गया है, देख देख। होटल के स्टाफ की भी हिम्मत नहीं हुई पानी के छींटे मारने की, वो भी वहां से। बाद में होटल के मालिक ने ही बाल्टी उठाई और दूर से ही पिताजी के चेहरे पे पानी फेंक दिया।
दूर से पानी मारने के कारण पूरी की पूरी गीली मिट्टी पिताजी के चेहरे से लिथड़ चुकी थी। बाद में पुलिस के पंचनामे और गवाही के डर की वजह से होटल मालिक भी कहीं शटर बंद करके सिनेमा देखने चला गया। शायद वो सिनेमा था आन मिलो सजना। शाम के 5 या 5:30 बज गए होंगे जब पिताजी ने सिविल लाइंस के किनारे बनी हुई मोची की दुकान में से एक दुकान गणेशवा मोची की दुकान में अपना सर घुसेड़ा। इस तरह से पिताजी को अपनी गुमटी में सर घुसेड़ते हुए देखकर गणेशवा मोची बेहद डर गया। वो चीख पड़ा, देख कौन आ गया गुमटी में, अरे देख 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 देख। बाद में पिताजी को गुमटी में से निकालकर जमीन पर लिटाया गया। गणेशवा मोची ने जैसे ही पिताजी के चेहरे को देखा वो चीख पड़ा, अरे मास्टर साहब, हमारे पास के गांव क्या थे, मास्टर साहब, मास्टर साहब, अरे उठो ना जी। गणेशवा मोची ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पे एक भी कपड़े का टुकड़ा नहीं था। वो किसी चौपाए जानवर की तरह रेंग रहे थे। पिताजी बीच में कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे कि स्कूल विलेज बदलेंगे, लेकिन उनकी आवाज इतनी अस्पष्ट थी गणेशवा मोची कुछ समझ नहीं पाया। गणेशवा मोची ने उनके कान में कुछ कहा भी, लेकिन पिताजी को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पिताजी की मृत्यु 6:30 से 7 बजे के बीच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया कि उस वक्त पिताजी का आमाशय बिल्कुल खाली था। धतूरे का काढ़ा उल्टियों के द्वारा पहले ही निकल चुका था। पिताजी के शरीर पे कई फ्रैक्चर थे, कॉलर बोन टूटी हुई थी। 17 मई 1972, ठीक 24 घंटे पहले पिताजी को तिरिच ने काटा था। लेकिन क्या तब पिताजी ने यह पूर्वानुमान लगाया होगा कि ठीक 24 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी? लेकिन मैं यह सोचता कि थानू ने जो कहा था वो तो बात सच हो। थानू कहता है, देखा, तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता है। 24 घंटे बाद भी तिरिच ने अपना जहर का असर दिखाया। यही करिश्मा है तिरिच के जहर का। राम अवतार शर्मा भी ऐसा ही मानते हैं। शायद वो ये विश्वास दिलाना चाहते होंगे कि पिताजी की मृत्यु का धतूरे के काढ़े से तो कम से कम कोई संबंध नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात आती है, गणेशवा मोची ने जब पिताजी के कान में कुछ कहा होगा तो क्या पिताजी तब तक होश में रहे होंगे? मेरे ख्याल से कुछ देर के लिए वे होश में जरूर होंगे। उन्होंने मेरी मां को देखा होगा, दातून लेकर नदी की ओर चल पड़े होंगे। नदी के ठंडे पानी से कुल्ला किया होगा। लेकिन उस वक्त भी हमारे मकान की चिंता उनके दिमाग में जरूर रही। शहर जाने की बात जरूर रही। खैर,
बताता हूं जो मैं अक्सर देखता हूं। मैं अपने दोस्त थानू के साथ जंगल की ओर जा रहा होता हूं। हाँ, थानू को मैं दिखाता हूं, देखो ये वही बूढ़ा कीकर का पेड़ है जो जहां मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं, जो दिखने में शताब्दियों पुराने लगते हैं। और वो देखो, वो रक्षा नाला जो बरसात में पानी से लबालब भर जाता है। और वो देखो चट्टानों का ढेर जिसमें तिरछी की लाश पड़ी। थानू मेरी बात नहीं समझता है, वो बस रो रहा होता है। कभी मैं तिरछी के ऊपर वार करने लगता हूं अपने डंडे से। तभी मैं पाता हूं यहां कोई तिरछ नहीं है, यहां कोई जंगल नहीं है, कोई बूढ़ा कीकर का पेड़ नहीं है, कोई मधुमक्खियों का छत्ता नहीं है। मेरे कानों में हजारों हजार घंटियों की आवाज आने लगती है। एक शोर सुनाई दे पड़ता है, भीड़ की आवाज आती है। घंटियां, हजारों हजार घंटियां। यहां कोई तिरछ नहीं है, ये कोई जंगल नहीं है, ये शहर है, शहर। हाँ, कोई तिरछ नहीं, कोई जंगल नहीं, शहर है ये। 10 बजे। मेरी माँ आती है, मेरे सर को सहलाती है और वापस मुझे रजाई करती है। कहती है तुम्हें तो अभी भी नींद में बड़बड़ाने की आदत है। लेकिन मैं बस अपनी माँ से यही पूछता हूँ, माँ आखिरकार अब मुझे वो सपना क्यों नहीं आता? माँ क्यों नहीं आता वो सपना? क्यों नहीं आता?